वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इस टेस्ट सीरीज़ में हम पहले ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को और नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है सेंट्रल अमेरिका, इसको भी कवर कर चुके हैं। अब आ जाइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे ये है अफ्रीका महाद्वीप। पश्चिम में है इसके अटलांटिक महासागर और इधर है पूरब में इसके ये पूरा है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो जो प्रश्न बनेंगे यहाँ ऊपर उत्तर की तरफ है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका की नदियाँ, पर्वत, पठार, झीलें, रेगिस्तान, वनस्पति। ठीक है, इसके देशों की राजधानियाँ, चाहे वो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हो या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर हो या पूर्व से पश्चिम की ओर हो। ठीक है, दक्षिण पूर्व में इसके मेडागास्कर है, उस पर प्रश्न होंगे। ये जो पार्ट है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। ठीक है, ये 4 देश हैं, तो इस पर भी एग्ज़ाम्स में प्रश्न बनते रहते हैं। यहाँ लेक विक्टोरिया है, किन देशों से वो घिरी हुई है। ठीक है, कौन सी नदी वहाँ से निकल रही है और ऊपर की तरफ कहाँ गिर रही है, ये सभी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, अफ्रीका महाद्वीप में कुल 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। उनमें से कुछ ऐसा भी कोई देश होगा जो केवल एक ही देश से चारों तरफ से घिरा होगा, जैसे लेसेथो है। ठीक है, उसको तीनों तरफ से, चारों तरफ से पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका ने घेर रखा है। ठीक है, कितने? 16 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा? ठीक है, किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा? इस तरह के जो है सारे प्रश्नों को हम इसमें कवर करेंगे इस सीरीज़ में। ठीक है, 100 क्वेश्चन में पूरा अफ्रीका महाद्वीप ख़त्म हो जाएगा अपना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, और रेड सी की स्थिति भी देख लीजिए, किधर की तरफ लाल सागर है। और ये जो सहारा मरुस्थल है कितने देशों में अफ्रीका के फैला है? सूडान में, चाड में, नाइजर में, माली में, मारुतिनिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में। ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़ हो गए, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये जो कलर है। तो इनको याद रखिएगा, जो चीज़ ये मैप में आपको दिख रही है इसी के ऊपर जो है प्रश्न होंगे। ठीक है, यहाँ रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, इस तरफ इंडियन ओशन है और पश्चिम की तरफ होगा अटलांटिक महासागर। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो इन सभी प्रश्नों को कुछ कैटेगरी में अलग अलग जो है डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि ABCD वाले प्रश्न होंगे भाग 1 में। उसके बाद जो सेकंड वाला पार्ट होगा, सेकंड वाला भाग होगा इसका, उसमें असत्य कथन वाले प्रश्न होंगे, 2 स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे, 3 स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जाने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट जाने वाले प्रश्न, ईस्ट टू वेस्ट जाने वाले प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न होंगे। ठीक है, मैच द वर्ड, जोड़े मिलाने वाले प्रश्न होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार काटती है? बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न, सभी को पता होगा इसका उत्तर। कांगो या जायरे, बी है इसका आंसर। देखिए, कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह अपने प्रवाह मार्ग में भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है। यह नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है और जल की मात्रा के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका देश के भीतर घिरा हुआ एक स्वतंत्र देश है, यानी एनक्लेव्ड है ये, मतलब दक्षिण अफ्रीका ने ही इसको चारों तरफ से घेर रखा है। यह है लेसेथो। ठीक है, बी है इसका आंसर। एक और चीज़, इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है, फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी आपको, पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो लेसेथो दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो चारों तरफ से केवल एक ही देश
यानी दक्षिण अफ्रीका की सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है। और इस्वातिनी जो स्वाजीलैंड है वो दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक दोनों के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट किलिमंजारो है किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तंजानिया में है ये। माउंट किलिमंजारो, इसकी जो हाइट है 5,895 मीटर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। गोल्ड कोस्ट के नाम से अतीत में किस अफ्रीकी देश को जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था घाना को। ये है इसका आंसर। औपनिवेशिक काल के दौरान घाना को बड़े पैमाने पर सोने के व्यापार के कारण गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। 1957 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसका नाम बदलकर घाना कर दिया गया। विश्व का जो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल या सहारा डेजर्ट अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? अभी दिखाया था मैंने आपको मैप में। यह है उत्तरी भाग में। बी है इसका आंसर। तो सहारा जो डेजर्ट है वो अफ्रीका के पूरे उत्तरी हिस्से में फैला हुआ है ऊपर की तरफ। यह लगभग 11 देशों के क्षेत्रों को कवर करता है और विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। ट्रॉपिकल डेजर्ट है ये। नंबर 6 पर आ जाइए। कांगो बेसिन में पाई जाने वाली विश्व की सबसे छोटे कद की जो मानव जनजाति है वो कौन सी है? सबसे छोटे कद की कांगो बेसिन में पाए जाते हैं पिग्मी, ठीक है। मसाई बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, केन्या में पाए जाते हैं ये। देखिए पिग्मी जनजाति जो है वो मध्य अफ्रीका के घने कांगो वर्षा वनों में निवास करती है। इनका कद औसतन बहुत छोटा होता है और ये शिकार तथा वनों पर निर्भर रहते हैं। नील नदी का जो उद्गम है वो निम्नलिखित में से किस झील से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। सी है इसका आंसर। देखिए दो हैं, एक तो ब्लू नील है, एक वाइट नील है, ठीक है। दोनों एक खार्तूम स्थान है वहाँ पर मिलती हैं ये। तो जो सफ़ेद नील है, वाइट नील है, उस नदी का उद्गम है विक्टोरिया झील। जबकि जो नीली नील है, ब्लू नाइल है, उसका उद्गम है इथोपिया के पास ताना झील। तो वाइट नील जो निकल रही है वो लेक विक्टोरिया से निकल रही है, जो ब्लू नील है वो निकल रही है लेक टाना से। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूडान की जो राजधानी खार्तूम है, इसमें दोनों नदियां मिलकर मुख्य नील नदी जो मेन नील नदी है वो कहलाती हैं। यानी एक निकली विक्टोरिया से सफ़ेद नील, एक निकली ताना झील से नीली नील। आगे चली, दोनों आगे चली। एक स्थान है यह है सूडान की राजधानी खार्तूम। अब इन दोनों नदियों का जल जो आगे चलेगा वो नील नदी के नाम से चलेगा। अफ्रीका की जो प्रसिद्ध जाम्बेजी नदी है वो निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में गिरती है? जाम्बेजी गिरती है, इस तरफ था ना, पश्चिम की तरफ, इंडियन ओशन, हिंद महासागर में गिरती है। भी है इसका आंसर। जाम्बेजी नदी जो है वो मध्य और दक्षिण अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, मोजाम्बिक के पास हिंद महासागर में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व प्रसिद्ध जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। नील नदी लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? अक्सर केप ऑफ गुड होप लगाकर गलत कर देते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। केप ऑफ गुड होप करेक्ट हो जाता अगर इसमें केप अगुलहास नहीं होता तो। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? केप अगुलहास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अक्सर लोग जो है केप ऑफ गुड होप को सबसे दक्षिणी मानते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु मानते हैं अफ्रीका का, लेकिन अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वास्तव में केप अगुलहास है। यहीं पर अटलांटिक और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ये अटलांटिक इधर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इधर है पूरा पानी का टब, इस टब का नाम है अटलांटिक ओशन। इधर के जो पानी का टब है ये है इंडियन ओशियन। इन दोनों का जल जिस पॉइंट पर मिलता है, यहाँ यहाँ यहाँ
वो है केप अगुलहास। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अफ्रीका की कौन सी झील 3 देशों केन्या, तंजानिया, युगांडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न, सभी को पता होगा इसका उत्तर। यह है लेक विक्टोरिया। देखिए, विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी तटीय सीमा उत्तर में युगांडा, दक्षिण में तंजानिया और पूर्व में केन्या के एक छोटे हिस्से से लगती है। चलिए, किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है जो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, 11 का सी। जिब्राल्टर जल संधि जो है उत्तर में यूरोप यानी स्पेन को, दक्षिण में उत्तर में यूरोप का जो स्पेन है उसको, दक्षिण में अफ्रीका यानी मोरक्को से अलग करती है और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये मेडिटेरियन का जल है पूरा यहाँ तक, यहाँ है वो जल संधि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अफ्रीका का कौन सा देश कांगो का कसाई कहे जाने वाले बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय का निजी साम्राज्य था? कांगो का कसाई लियोपोल्ड द्वितीय, राजा लियोपोल्ड द्वितीय का निजी साम्राज्य था। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अंगोला, कैमरून, गैबन। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC। देखिए, 19वीं सदी के अंत में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, तब कांगो फ्री स्टेट था ये, बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय की निजी संपत्ति थी, जहां रबर और हाथी दांत के निष्कर्षण के लिए स्थानीय आबादी पर भयानक अत्याचार किए गए थे। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की जो न्यायिक राजधानी है, जुडिशियल कैपिटल कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, 3 राजधानियां हैं इसकी। एक तो है न्यायिक राजधानी, एक है प्रशासनिक राजधानी, दूसरी है विधायी राजधानी। यहाँ पूछ रहा है ये जुडिशियल कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी। तो दक्षिण अफ्रीका की जो न्यायिक राजधानी है वो है ब्लोमफोंटेन। ठीक है, और अगर पूछ ले प्रशासनिक राजधानी तो वो प्रिटोरिया है, विधायी राजधानी पूछ ले तो वो केप टाउन है, जोहानसबर्ग शहर है। इसका जो आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां, जो प्रिटोरिया है वो प्रशासनिक राजधानी है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, जो केप टाउन है वो विधायी राजधानी है, जो ब्लोमफोंटेन है वो न्यायिक राजधानी है, और जो जोहानसबर्ग है यहाँ का सबसे बड़ा शहर है लेकिन राजधानी नहीं है। चलिए, नाइजीरिया की नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है जिसे लागोस के स्थान पर बनाया गया है? यह है अबूजा। अबूजा, ऑप्शन नंबर ए। नाइजीरिया ने दिसंबर 1991 में अपनी राजधानी तटीय और अत्यधिक भीड़ वाले शहर लागोस से हटाकर देश के केंद्र में स्थित योजनाबद्ध शहर अबूजा में स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है, नाइजीरिया की। और ये वही नाइजीरिया है जिस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला शहर है ये देश। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सिनाई प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से दक्षिण में है, लेकिन यह राजनीतिक रूप से किस अफ्रीकी देश का हिस्सा है? सिनाई जो पेनिनसुला है वो भौगोलिक रूप से एशिया में है, लेकिन अफ्रीका के किस देश का यह हिस्सा है राजनीतिक रूप से? यह है मिस्र का, इजिप्ट का। ठीक है, तो यहाँ ऊपर की तरफ होगा ये, जहाँ रेड सी है। सिनाई प्रायद्वीप जो है वो मिस्र यानी इजिप्ट का वह हिस्सा है जो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है और भौगोलिक रूप से एशिया महाद्वीप में आता है। इसी कारण मिस्र को एक अंतर महाद्वीपीय देश माना जाता है। अब जो दूसरा भाग है इसका मतलब जो जो कैटेगरी मैंने डिफाइन की है वो असत्य कथन वाले प्रश्न चलेंगे। ठीक है, फाइंड द फॉल्स स्टेटमेंट, 4 में से एक गलत होगा।
तो 16वां प्रश्न है, अफ्रीका की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है। यहाँ पर नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जो भूमध्य सागर में गिरती है। नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर यानी ताड़ के तेल की नदी भी कहा जाता है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे प्रमुख नदी है जो हिंद महासागर में गिरती है। जाम्बेजी नदी पर प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। अगर डी में लिखा होता कि नील नदी पर प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है तो वो गलत हो जाता है, यहाँ तो ये सही है। बिल्कुल, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और भूमध्य सागर में अपना जल विसर्जन करती है। जो नाइजर नदी है उसको पॉम ऑयल की नदी कहा जाता है। ये तीसरा वाला गलत है, सी वाला स्टेटमेंट, क्योंकि ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे प्रमुख नदी तो है लेकिन हिंद महासागर में नहीं। अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो इधर हिंद महासागर, ये इंडियन ओशियन या अटलांटिक तो इधर बहती है पश्चिम की तरफ, तो हिंद नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में गिरेगी ये। देखिए, ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में बहती है लेकिन यह पूर्व की ओर हिंद महासागर में नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहते हुए इधर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के घास के मैदानों और वनों के संबंध में गलत स्टेटमेंट। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। सवाना घास के मैदानों को शिकारियों की भूमि यानी बिग गेम कंट्री कहा जाता है और बेल्ट्स घास के मैदान भूमध्य रेखा के ठीक पास पाए जाते हैं। ये एकमात्र दुनिया का ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, यानी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा और बीच से गुजर जाती है इसके इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री और ऊपर से गुजरती है इसके कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये इक्वेटर लाइन। अब जो सहारा मरुस्थल है वो यहाँ है, यानी उसकी जो जलवायु होगी वो उष्णकटिबंधीय होगी, ट्रॉपिकल होगी। अब ये बोल रहा है बेल्ट्स घास के मैदान भूमध्य रेखा के ठीक पास पाए जाते हैं। बेल्ट्स यहाँ थोड़ी हैं, बेल्ट्स तो इधर नीचे हैं, तो यही गलत है। 17 का डी, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। देखिए, बेल्ट जो है वो शीतोष्ण है यानी टेम्परेट घास के मैदान हैं जो दक्षिण अफ्रीका के अत्यधिक दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, ना कि भूमध्य रेखा के पास। क्लियर हो गया। ऊपर है सवाना, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय सवाना और घने वर्षा वन पाए जाते हैं। चलिए आ गया 18वां प्रश्न। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के संदर्भ में कौन सा कथन इनकरेक्ट है। इसे सोमाली प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती देश शामिल हैं। यह सूडान और मिस्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह हिंद महासागर और लाल सागर के रणनीतिक मार्ग पर स्थित है। दिखाएं क्या फिर से। ये देखिए, यह है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन से, सोमालिया, ठीक है, इथोपिया और इरिट्रिया और यह है जिबूती, ठीक है। अब देखो दूर दूर तक यहाँ दिख रहा है, आपस कहीं आसपास दिख रहा है मिस्र, मिस्र है ही नहीं यहाँ, ठीक है। इजिप्ट जो है वो सूडान के भी ऊपर है, इरिट्रिया के बाद सूडान है, सूडान के भी ऊपर है, तो वो इजिप्ट मिस्र वाला जो है वो गलत हो जाएगा। इधर लाल सागर है, ये गल्फ ऑफ एडन है। तो सोमाली प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। इसके अंतर्गत सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती देश शामिल है, ये भी ठीक है। यह हिंद महासागर और लाल सागर के रणनीतिक मार्ग पर स्थित है, ये भी ठीक है, क्योंकि इधर ये रेड सी का पानी, ये पूरा जो पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, ये हिंद महासागर का है, तो करेक्ट हो गया ये वाला। सूडान और मिस्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, तो मिस्र के साथ तो कहाँ ही करता है, गलत है। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में मुख्य रूप से 4 देश आते हैं जिन्हें शीड, ये शीड ट्रिक है, शीड यानी सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, डी फॉर जिबूती, ठीक है, डी से स्टार्ट होता है प्रोनाउंसिएशन उसका। यह मिस्र के क्षेत्र के साथ साझा नहीं करता, जैसे कि दिखा दिया मैप में, ठीक है। सूडान तो टच हो रहा है। चलिए 19वां प्रश्न जो है वो है, अफ्रीका के मरुस्थलों और जलवायु के संबंध में गलत कथन। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक शिकारी जनजाति निवास करती है। शुष्क परिस्थितियों के कारण सहारा मरुस्थल में कोई भी 12 मासी नदी नहीं बहती।
नामिब मरुस्थल अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित एक तटीय मरुस्थल है और भूमध्य सागरीय जलवायु अफ्रीका के सुदूर उत्तरी और सुदूर दक्षिणी छोर पर पाई जाती है। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है अफ्रीका के सुदूर उत्तरी, ठीक है, ऊपर वाला ही पार्ट ये तो ठीक हो गया, सुदूर दक्षिणी और नीचे भी है। बिल्कुल, चलो करेक्ट हो गया, डी वाला स्टेटमेंट पहला भी सही हो गया, सी वाला भी सही हो गया, तो गलत है यहाँ पर भी। शुष्क परिस्थितियों के कारण सहारा मरुस्थल में कोई भी बारहमासी नदी नहीं बहती। क्यों नील नदी नहीं बहती क्या? नील नदी जो है वो इधर से ही तो निकलती है, यहाँ से निकलती है। और ये वाला जो एरिया है ये भूमध्य रेखीय रेखा भी गुजर रही है यहाँ से, इन देशों से, तो नील नदी तो बिल्कुल है बारहमासी नदी यहाँ पर। ये गलत हो गया वाला स्टेटमेंट, बी वाला। ए सही है, सी सही है, डी सही है। देखिए नील नदी जो है वो सहारा मरुस्थल से होकर बहने वाली प्रमुख बारहमासी नदी है जिसका पानी कभी नहीं सूखता, क्योंकि इसका जो स्रोत है वो अत्यधिक वर्षा वाले भूमध्य रेखीय क्षेत्रों यानी विक्टोरिया झील में है। अफ्रीका के प्रमुख खनिजों के संबंध में असत्य कथन चुनिए। दक्षिण अफ्रीका की जो किम्बरले खान है वो हीरे के उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका का जो विट वाटर्स रेंड क्षेत्र है वो सोने के बड़े भंडार के लिए जाना जाता है। जाम्बिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा पर स्थित पट्टी तांबे यानी कॉपर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध और चौथा है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और यहाँ तेल के भंडार नहीं है। एक गलत है, 20वां। देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा वाला गलत है जो ये कह रहा है कि यहाँ तेल के भंडार नहीं है नाइजीरिया में। तो नाइजीरिया अफ्रीका के सबसे बड़े कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों में से एक है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर है। यह कहना गलत है कि यहाँ तेल के भंडार नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। सुएज नहर के संबंध में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यह मानव निर्मित नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पहला ही। इसका निर्माण 1869 में पूरा हुआ और यह मिस्र के नियंत्रण में है। यह फैक्ट है, ठीक है, कोई और देश भी हो सकता है यहाँ पर, ये भी फैक्ट है। इसके बनने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी काफ़ी कम हो गई। सुएज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सूडान स्थित है। देखिए सुएज नहर के दो ही छोर होंगे, एक उत्तरी छोर होगा, एक दक्षिणी छोर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है चौथा वाला। अक्सर गलतियां यहीं होती हैं, ठीक है। जो इसका उत्तरी छोर है वो पोर्ट सईद है, जो इसका दक्षिणी छोर है उसका नाम है पोर्ट सूडान। तो ये गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और अक्सर इस चीज़ से स्टेटमेंट कटता है एग्जाम्स में। देखिए सुएज नहर के उत्तरी छोर जो है भूमध्य सागर की तरफ, इस पर जो है पोर्ट सईद स्थित है और दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज स्थित है। पोर्ट सूडान तो सूडान देश का लाल सागर पर स्थित एक बंदरगाह है, ठीक है। तो एक पे पोर्ट सईद है, एक पे पोर्ट सुएज है। पोर्ट सूडान किसी पर नहीं है। पोर्ट सूडान तो सूडान देश का लाल सागर पर स्थित बंदरगाह है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। 22वां प्रश्न है अफ्रीका की झीलों के संबंध में गलत स्टेटमेंट। 22, टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी और दूसरी सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। मलावी झील को न्यासा झील के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं ना, के भी नाम से जाना जाता है, के भी, वो अक्सर सही हो जाते हैं, करेक्ट है ये। चार्ड झील एक विशाल अंतर्देशीय झील है जिसका आकार हाल के दशकों में जलवायु परिवर्तन के कारण काफ़ी सिकुड़ गया है। विक्टोरिया झील से केवल नीली नील नदी निकलती है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी वाला गलत है। यही आंसर है। देखिए विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील, वाइट नील नदी निकलती है, ना कि नीली नील। नीली नील लेक टाना से निकलती है, ऊपर बताया था मैंने, ठीक है। तो वाइट नील और ब्लू नील एक स्थान पर मिलते हैं, वो है खार्तूम, सूडान की कैपिटल। वहाँ से आगे का जो इनका पानी चलता है दोनों नदियों का, वो नील नदी के नाम से चलता है।
नीली नील नदी इथोपिया की ताना झील से निकलती है। 23वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट होगा इनमें से। यह दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ठीक है, ऊपर बताया था मैंने, करेक्ट कर देते हैं इसको। यहीं मुख्य मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन भी इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, भी लग गया। अफ्रीका आकार और जनसंख्या दोनों के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पूर्व में हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर, इधर अटलांटिक महासागर स्थित है। तो डी सही है, ए सही है, बी सही है, सी वाला गलत है। अफ्रीका जो है आकार और जनसंख्या के मामले में दुनिया का तीसरा नहीं बल्कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए, अफ्रीका आकार और जनसंख्या दोनों के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, न कि तीसरा, एशिया के बाद है ये, पहला एशिया है। चलिए, मेडागास्कर द्वीप के संबंध में गलत कथन चुनना है। यह हिंद महासागर में स्थित दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यह मोजाम्बिक चैनल द्वारा अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग होता है। इसकी जैव विविधता बहुत अनोखी है और यहाँ लेमूर की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह से अरब देश है। मेडागास्कर की स्थिति भी दिखाई थी आपको। ठीक है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा वाला ही गलत है। अरब देश नहीं है ये। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह से एक अरब देश है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मेडागास्कर एक अरब देश नहीं है। इसकी जो संस्कृति है और जो भाषा है वो मालागासी में यानी ऑस्ट्रोनेशियाई यानी दक्षिण पूर्व एशियाई और अफ्रीकी संस्कृतियों का अनूठा मिश्रण है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीकी संस्कृतियों का मिश्रण है, ना कि अरब। 25वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका के ऐतिहासिक संबंध में कौन सा गलत है। इथोपिया और लाइबेरिया दो ऐसे देश थे जिन्होंने यूरोपीय शक्तियों द्वारा कभी पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया गया। जिन्हें यूरोपीय शक्तियों द्वारा कभी पूरी तरह गुलाम नहीं बनाया गया, इथोपिया को और लाइबेरिया को। इथोपिया को और लाइबेरिया को। एक स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा यह है कि 1884 और 85 के बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका का आपस में बंटवारा किया था। रंगभेद की आधिकारिक नीति केन्या में लागू की गई थी और अल्जीरिया ने एक लंबे और खूनी संघर्ष के बाद फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अल्जीरिया, ये वही अल्जीरिया है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल, यहाँ पर पहला सही है, बी सही है, डी सही है। ये जो रंग भेद है ना, ये इसकी आधिकारिक नीति केन्या में नहीं दक्षिण अफ्रीका में लागू हुई थी, अगर नेल्सन मंडेला जी का नाम अगर आपको याद आ रहा हो तो। देखिए, रंग भेद की क्रूर और आधिकारिक नस्लीय अलगाव की नीति दक्षिण अफ्रीका में लागू की गई थी, ना कि केन्या में। नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाले प्रश्न चलेंगे। अब अफ्रीका के पहाड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रमुख प्राचीन पर्वत है। और दूसरा है माउंट केन्या, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका का मुख्य पर्वत है। माउंट किलिमंजारो के बाद माउंट केन्या अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। अफ्रीका की वनस्पतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में जैतून, कार्क ओक और खट्टे फलों के पेड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और सहारा के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाओबाब के घने वर्षावन पाए जाते हैं। देखिए, सहारा के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कैसे घने वर्षावन पाए जा सकते हैं। सहारा के मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो मरुस्थलीय वन पाए जाएंगे ना, कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाएंगी। तो पहला वाला तो यहाँ ठीक लग रहा है, दूसरा वाला यहाँ गलत होगा। तो जहाँ जहाँ दो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। चूँकि पहला वाला सही है तो डी भी हट जाएगा, ए है इसका आंसर। कथन एक सत्य है क्योंकि उत्तर पश्चिमी और सुदूर दक्षिणी अफ्रीका की भूमध्य सागरीय जलवायु खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा वाला गलत है क्योंकि
बाओबाब के जो पेड़ हैं वो शुष्क सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जो सहारा मरुस्थल में घने वर्षावन नहीं पाए जाते, बल्कि वहाँ कंटीली झाड़ियाँ और खजूर पाए जाते हैं। स्वेज संकट जो है 1956 का, उसके संबंध में दो कथन है यहाँ पर। यह संकट तब शुरू हुआ जब मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसके जवाब में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर सैन्य हमला कर दिया था। नंबर 28, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। दोनों कथन ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं। 1956 में नासिर द्वारा नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने गुप्त समझौता कर मिस्र पर आक्रमण किया था, जिसे बाद में अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव के कारण वापस लेना पड़ा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं, या नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। जितने भी अभी तक टेस्ट हो चुके हैं उनके प्रश्न और एग्ज़ाम तक जितने भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लगभग 5000 क्वेश्चन तक हो जाएंगे आराम से। 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक छोटा सा अमाउंट है, प्रिंट आउट करा कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसको वीडियो नहीं देखना। 29वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका के जनसांख्यिकी भूगोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो नाइजीरिया है वो जनसंख्या के मामले में अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। नंबर 29, पहला वाला जो है वो सही है, दूसरा वाला गलत है। क्यों गलत है पता ही चल गया होगा आपको, क्योंकि अल्जीरिया क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, ना कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है। और सूडान के विभाजन के बाद यानी 2011 के बाद से अल्जीरिया क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। नाइजीरिया सबसे अधिक आबादी वाला अफ्रीकी देश है। 30वां प्रश्न है, अफ्रीका के मरुस्थलीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो साहेल क्षेत्र है वो सहारा मरुस्थल और दक्षिण के सवाना घास के मैदानों के बीच स्थित एक अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन क्षेत्र है। यूपीएससी भी प्रश्न कर चुकी है साहेल क्षेत्र पर कहाँ स्थित है, इस तरह से पूछा गया था प्रश्न। साहेल क्षेत्र वर्तमान में अत्यधिक पशुचारण, जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर मरुस्थलीकरण का सामना कर रहा है। कौन सा सही है इसमें 30 का? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्लाइमेट चेंज से कौन सफ़र नहीं कर रहा? आने वाले टाइम में दुनिया का हर देश, हर शहर सफ़र करेगा क्लाइमेट चेंज से। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये साहेल क्षेत्र पश्चिम में सेनेगल से लेकर पूर्व में सूडान यानी इरिट्रिया तक फैला हुआ है और मरुस्थलीकरण की चपेट में है। इससे निपटने के लिए अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना चलाई जा रही है। क्लाइमेट चेंज से पिछले वर्ष पंजाब में, ठीक है, पंजाब में जो है जान माल की क्षति हुई थी, और इस बार महाराष्ट्र में जो ऐसा हो रहा है। और अभी तो शुरुआत हुई है बरसात की। 31वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जंजीबार द्वीप लौंग यानी क्लोव्स के वैश्विक उत्पादन और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और यह तंजानिया का हिस्सा है। जो केप वर्डे है वो अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो अफ्रीका के पश्चिम तट के पास है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। ठीक है, दोनों के दोनों पूरी तरह से सत्य हैं। जंजीबार को लौंग का द्वीप भी कहा जाता है। केप वर्डे अटलांटिक महासागर में 10 द्वीपों का एक समूह है जो पश्चिम अफ्रीकी तट पर स्थित है। असवान डैम पर प्रश्न बने एग्जाम्स में। असवान डैम के संबंध में विचार करेंगे। यह विशाल डैम मिस्र में नील नदी पर बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए बनाया गया है। इस बांध के निर्माण के कारण नासिर झील नामक एक विशाल कृत्रिम जलाशय का निर्माण हुआ है। 32 का, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, असवान डैम जो है वो असवान हाई डैम मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे बनी झील का नाम मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के नाम पर रखा गया है।
नंबर 33 पर आ जाइए। अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 33वां प्रश्न। एक है अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन का जो मुख्यालय है वो अदिस अबाबा इथोपिया में स्थित है, और दूसरा है अफ्रीका के सभी देश ओपेक के अनिवार्य सदस्य हैं क्या। पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है। ये है इसका आंसर। पहला वाला सत्य है क्योंकि अफ्रीकी संघ का जो सचिवालय है वो अदिस अबाबा में है, जो इथोपिया की कैपिटल है। दूसरा वाला गलत है क्योंकि ओपेक जो तेल निर्यातक देशों का संगठन है और अफ्रीका के केवल कुछ प्रमुख तेल उत्पादक देश जैसे कि अल्जीरिया जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, नाइजीरिया जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, उसके बाद अंगोला, लीबिया, गैबन, ये ओपेक के मेंबर हैं। ठीक है, सभी देश नहीं। सहारा मरुस्थल की स्थानीय पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इंपॉर्टेंट है। हरमट्टन और खमसिन, बहुत प्रश्न बने एग्जाम्स में इस पर, ज्योग्राफी में। हरमट्टन सहारा मरुस्थल से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली, क्या हो गया? ठीक है, सहारा मरुस्थल यहाँ है, सहारा मरुस्थल से उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर चलने वाली एक शुष्क और धूल भरी पवन है जिसे गिनी तट पर डॉक्टर हवा, ठीक है, या डॉक्टर विंड भी कहा जाता है, गिनी के तट पर। जो खमसिन है वो मिस्र में बहने वाली अत्यंत गर्म और धूल भरी स्थानीय पवन है। ठीक है, डॉक्टर हवा के नाम से किसको जाना जाता है? हरमट्टन को। और गर्म और धूल भरी स्थानीय पवन खमसिन, ठीक है, कहाँ बहती है? ये मिस्र में। हर एग्जाम में पूछा गया होगा इन दोनों के बारे में, दोनों के दोनों सही हैं। सी है इसका आंसर। हरमट्टन जब पश्चिमी अफ्रीकी तट गिनी पर पहुंचती है तो वहां की उमस भरी आर्द्र जलवायु से राहत देती है। ठीक है, इसलिए इसे डॉक्टर पवन यानी डॉक्टर हवा कहते हैं। खमसिन जो है वो वसंत ऋतु में मिस्र में चलती है। 35वें नंबर का प्रश्न है ओकावांगो डेल्टा। ओकावांगो डेल्टा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह दुनिया के सबसे बड़े अंतर्देशीय डेल्टाओं में से एक है जो किसी समुद्र में नहीं गिरता। यह अनोखा पारिस्थितिक तंत्र बोत्सवाना के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है, और ओकाबांगो नदी ही संबंधित है इस ओकाबांगो डेल्टा से। 35वें का दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, दोनों के दोनों कथन पूरी तरह से सत्य हैं। जो ओकाबांगो नदी है वो अंगोला के पठार से निकलती है, लेकिन समुद्र तक पहुंचने के बजाय बोत्सवाना के दलदली रेगिस्तानी इलाकों में फैलकर विलुप्त हो जाती है, जिससे एक समृद्ध जलवायु आवास बनता है। अब जो अगली कैटेगरी है वो इसकी 3 स्टेटमेंट वाले प्रश्न हैं। ठीक है, 36वें नंबर का प्रश्न है। 36वें नंबर का प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की नदियों और उनके आर्थिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, एक स्टेटमेंट वर्णन डालता हूँ इनको। देखिए, नाइजर नदी जो है वो अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका की जीवन रेखा कहलाती है, और यह नाइजीरिया के तटीय डेल्टा में तेल समृद्ध क्षेत्र का निर्माण करती है। दूसरा स्टेटमेंट है कांगो नदी अपने भारी जल प्रवाह और ढालू रास्तों के कारण दुनिया में सबसे अधिक संभावित जल विद्युत क्षमता यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली नदी है। और तीसरा स्टेटमेंट है ऑरेंज नदी के बारे में, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो यहाँ अफ्रीका की 3 नदियाँ, पहली नाइजर नदी, दूसरी कांगो नदी, चौथी ऑरेंज नदी, और ये तीनों के तीनों नदियाँ के बारे में जो यहाँ स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये प्रश्न है 36वें नंबर का। ठीक है, करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए, तीनों कथन जो हैं भौगोलिक रूप से बिल्कुल सही हैं। जो नाइजर नदी है वो नाइजीरिया के तेल खनन का मुख्य केंद्र है। कांगो नदी में पानी का आयतन बहुत अधिक है जिससे बिजली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। जो ऑरेंज नदी है वो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है।
क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। महान भ्रंश घाटी यानी ग्रेट रिफ्ट वैली की झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। टंगानिका झील, अल्बर्ट झील और मलावा झील जैसी लंबी और गहरी झीलें इस भ्रंश घाटी के पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। विक्टोरिया झील इस गहरी भ्रंश घाटी के मुख्य गर्त के भीतर नहीं है, बल्कि यह दो भ्रंश शाखाओं के बीच एक उथले डिप्रेशन यानी बेसिन में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है, ये सभी झीलें अत्यधिक विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण निर्मित हुई हैं। ठीक है, टंगानिका झील, अल्बर्ट झील और मलावा झील। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। एक बार फिर से तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर। तीनों कथन जो हैं विवर्तनिक और भू आकृतिक विज्ञान के अनुसार सही हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील होने के बावजूद अपेक्षाकृत उथली यानी शैडो है, क्योंकि यह मुख्य भ्रंश की दरार में न होकर बीच के बेसिन में स्थित है। 38वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप के जनसांख्यिकी और मानव विज्ञानी तथ्यों पर विचार करेंगे। एक बार फिर से तीन स्टेटमेंट। पहला है, अफ्रीका को मानव जाति का पालना माना जाता है क्योंकि यहाँ सबसे पुराने मानव पूर्वजों के जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। और दूसरा है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या और तंजानिया के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाली एक प्रमुख प्रसिद्ध पशुपालक और योद्धा जनजाति है। इम्पोर्टेंट है मसाई जनजाति। ठीक है, केन्या में पाई जाती है। तंजानिया और केन्या में कई बार इस पर प्रश्न बने हैं, मैच वैच करने के लिए बनते रहते हैं। यानी पूर्वी भाग में जो बुशमैन हैं, बुशमैन लोग मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल के ऊंट पालने वाले लोग हैं। तो बुशमैन इसने बोल दिया सहारा, यानी जो ऊपर वाला पार्ट है उत्तर की तरफ पाई जाने वाली, ये गलत है। पहला सही है, मसाई के बारे में ठीक है, पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या और तंजानिया, लेकिन बुशमैन को उत्तरी अफ्रीका ये बोल रहा है, गलत है स्टेटमेंट। तो जहाँ जहाँ तीन है उसको हटाओ तो ज़रा, केवल पहला ही सही हो जाएगा। देखिए, पहला और दूसरा तो बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन तीसरा वाला गलत है, क्योंकि जो बुशमैन जनजाति है वो सहारा मरुस्थल में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट यानी बोत्सवाना और नामीबिया में पाई जाती है। और ये पारंपरिक शिकारी हैं और ऊँट पालक नहीं हैं। ठीक है, ऊँट नहीं पालते ये। अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो ये जो साउथ अफ्रीका है ना, यहाँ पाई जाती है बुशमैन जनजाति। 39वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका के औपनिवेशिक इतिहास और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अफ्रीका के औपनिवेशिक इतिहास और स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, लाइबेरिया की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के मुक्त कराए गए अमेरिकी दासों के लिए एक घर के रूप में की गई थी। दूसरा है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी सेशल रोड्स का सपना केप टाउन से लेकर काहिरा तक एक निरंतर ब्रिटिश रेलवे और टेलीग्राफ लाइन बिछाने का था। तीसरा है, फ्रांस ने अफ्रीका के पूर्वी हिस्से पर सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया था, यानी सोमालिया और केन्या में। तो लाइबेरिया पर बात हो रही है, अफ्रीका का देश है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सेशल रोड्स का सपना केप टाउन से लेकर काहिरा तक एक निरंतर ब्रिटिश रेलवे और टेलीग्राफ लाइन बिछाने का था। और फ्रांस ने अफ्रीका के पूर्वी हिस्से पर सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया था। ये तीन स्टेटमेंट। 39वां प्रश्न, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। फ्रांस ने अफ्रीका के पूर्वी हिस्से, ये वाला गलत है। तो जहाँ जहाँ तीन है वो तो होगा नहीं, केवल एक और दो, ये है इसका आंसर। पहला और दूसरा सत्य है। लाइबेरिया 1847 में स्वतंत्र हुआ। सेसिल रोड्स का केप टू काहिरा विजन प्रसिद्ध था। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि फ्रांस का मुख्य औपनिवेशिक साम्राज्य पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका
जैसे कि अल्जीरिया, मोरक्को पश्चिमी अफ्रीका के देश में था, जबकि पूर्वी अफ्रीका पर मुख्य रूप से ब्रिटेन का प्रभाव था। तो फ्रांस के बारे में जो स्टेटमेंट है वो अफ्रीका जैसा है, तो उत्तर और पश्चिम, ये पूर्वी हिस्से की बात कर रहा है, तो पूर्वी हिस्से पर जो है ब्रिटेन का प्रभाव था, ना कि फ्रांस का। चलिए 40वें नंबर का प्रश्न है, लाल सागर और सुएज मार्ग के तटीय देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सूडान और इरिट्रिया दोनों देशों की सीमाएं लाल सागर के तट को स्पर्श करती हैं। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा होने के बावजूद पूरी तरह से एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। जिबूती देश बाब अल मंडेब जलसंधि के मुहाने पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक देश है, जहां कई वैश्विक शक्तियों के सैन्य अड्डे हैं। सूडान और इरिट्रिया की सीमाएं बिल्कुल लाल सागर से लगती हैं, मैप में दिखाया ही है आपको, फिर से देख सकते हैं। 40 प्रश्न 45 मिनट। देखो ये सूडान ये है, लाल सागर से लग रही है, इरिट्रिया की भी लग रही है, ठीक है। तो पहला करेक्ट हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा होने के बावजूद पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, ठीक है। इथोपिया लैंडलॉक्ड है लैंडलॉक्ड। तीसरा भी सही है। तो 16 लैंडलॉक्ड कंट्री है पूरे अफ्रीका में, सारे के सारे करेक्ट ही है इसका आंसर। देखिए इरिट्रिया के 1993 में अलग होने के बाद इथोपिया ने अपना समुद्री तट खो दिया, वह लैंडलॉक्ड हो गया। जिबूती अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देशों के सैन्य अड्डों की मेजबानी करता है। तो इरिट्रिया पहले इथोपिया में शामिल था, अलग हट गया तो इसकी मिट्टी अलग हो गई, तो इथोपिया हो गया लैंडलॉक्ड। ये देखिए इसमें, ये देखो इरिट्रिया हट गया, इरिट्रिया की मिट्टी तो लग रही है लाल सागर से, किसी सागर महासागर से लग रही है, तो लैंडलॉक्ड बचा नहीं। केवल इथोपिया देखो, सोमालिया ने इसको घेर रखा है पूरा, इरिट्रिया ने घेर रखा है, उधर से सूडान ने घेर रखा, साउथ सूडान ने घेर रखा, केन्या ने घेर रखा है, तो इथोपिया हो गया लैंडलॉक्ड। और इथोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इकतालीसवें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के इतिहास पर विचार करेंगे। 41वें नंबर का प्रश्न। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, उन्हें मदीवा के नाम से भी जाना जाता है। रोबेन द्वीप, रोबेन आइलैंड वह स्थान है जहां नेल्सन मंडेला को उनकी 27 वर्ष की कैद के दौरान अधिकांश समय तक रखा गया था। और तीसरा है, दक्षिण अफ्रीका को उसके विविध नस्लीय और सांस्कृतिक ताने बाने के कारण रेनवो नेशन यानी सतरंगी राष्ट्र कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका को उसके विविध नस्लीय और सांस्कृतिक ताने बाने के कारण। बिल्कुल ये तीनों के तीनों यहाँ करेक्ट हैं। और जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। देखिए ये 100 क्वेश्चन है, लेकिन लग नहीं रहा कि 100 हो पाएंगे, तो इसको 50 क्वेश्चन पर ही एंड कर देंगे। इसका पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 कवर करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वरना टेस्ट। तो तीनों के तीनों कथन दक्षिण अफ्रीका के समकालीन इतिहास के संबंध में पूरी तरह से सत्य हैं। नेल्सन मंडेला 1994 में लोकतांत्रिक रूप से राष्ट्रपति बने थे। और ऑर्क बिशप डेसमंड टूटू, ये नाम है व्यक्ति का, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को रेनबो नेशन नाम दिया था। रेनबो नेशन यानी सतरंगी राष्ट्र। किसने? आर्क बिशप डेसमंड टूटू ने। 42वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका की भू आकृतियों और जलवायु क्षेत्रों पर विचार करेंगे। कंटगा पठार, कंटगा जो प्लेटू है वो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है, जो तांबा और यूरेनियम जैसे खनिजों से समृद्ध है। अफ्रीका का जो फूटा जालोन है वो उच्च भूमि क्षेत्र पश्चिम अफ्रीका की कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्रोत है, जैसे कि नाइजर और सेनेगल का। सहारा मरुस्थल का सबसे ऊंचा बिंदु चाड देश में स्थित तिवेस्ती पर्वतमाला है। बिल्कुल पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। 1 2 3 डी है इसका आंसर।
देखिए, भू आकृतिक विज्ञान की दृष्टि से तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। कंटगा खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। फूटा जालोन को पश्चिम अफ्रीका का वाटर टावर कहा जाता है और तिबेस्ती पर्वत श्रृंखला सहारा मरुस्थल के मध्य उत्तरी भाग में स्थित ज्वालामुखी पहाड़ों की श्रृंखला है। 43वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका के वन्य जीवों और राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तंजानिया का जो सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान है यानी सेरेंगेटी नेशनल पार्क है, वो वन्य जीवों के वार्षिक विशाल प्रवासन यानी ग्रेट माइग्रेशन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। केन्या का मसाई मारा राष्ट्रीय अभयारण्य सेरेंगेटी पारिस्थितिक तंत्र का ही उत्तरी विस्तार है। और तीसरा है क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान यानी क्रूगर नेशनल पार्क, मिस्र में नील नदी के मुहाने पर स्थित एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य है। देखिए, कई प्रश्न एग्जाम्स में बने किसके ऊपर, नील नदी के ऊपर। तो नील नदी के ऊपर आपने ज़्यादातर प्रश्न तंजानिया, केन्या, युगांडा ये नाम सुने। ठीक है, सूडान का वो खार्तूम क्षेत्र जहाँ ब्लू नील वाइट नील निकली, ब्लू नील निकल रही है टाना झील से, वाइट नील निकल रही है विक्टोरिया झील से। लेकिन कभी क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान का नाम नहीं सुना होगा, तो ये गलत बात है, तीसरी वाली। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट करके केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। पहला और दूसरा तो बिल्कुल सत्य हैं। सेरेंगेटी और मसाई मारा मिलकर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव प्रवासन क्षेत्र बनाते हैं। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि क्रूगर राष्ट्रीय उद्यान मिस्र में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह अफ्रीका के सबसे बड़े गेम रिजर्व में से एक है। तो ये जो अफ्रीका है तो साउथ अफ्रीका, यहाँ होगा एक क्रूगर, और नील नदी तो यहाँ से निकल के इधर चली जाती है। 44वें नंबर का प्रश्न है, अफ्रीका की प्रमुख जलसंधियों और नहरों के आर्थिक भौगोलिक महत्व पर विचार करेंगे। मोजाम्बिक चैनल मुख्य भूमि अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। बाबल मंडेब को आंसुओं का द्वार यानी गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नेविगेशन ऐतिहासिक रूप से खतरनाक रहा है। सुएज नहर पूरी तरह से लॉक सिस्टम पर आधारित है, जिसमें जहाज़ों को ऊपर उठाने के लिए पनामा नहर की तरह कई कपाट बने हैं। क्या सुएज नहर पूरी तरह से लॉक सिस्टम पर आधारित है? गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट करिए। केवल पहला वाला दूसरा सत्य है, पहला दूसरा सत्य है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि सुएज नहर एक समुद्र स्तरीय नहर है, सी लेवल कैनाल है। इसमें पनामा नहर की तरह कोई लॉक सिस्टम नहीं है, क्योंकि भूमध्य सागर और लाल सागर का जल स्तर लगभग एक समान है। 45वें नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अफ्रीका के देशों और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में विचार करेंगे। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को के तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों को ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मगरेब क्षेत्र कहा जाता है। त्रिपोली लीबिया की राजधानी है, जो भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है। मोरक्को को राजधानी कैसाब्लैंका है, जो देश का सबसे प्रसिद्ध प्रशासनिक केंद्र है। मोरक्को की राजधानी कैसाब्लैंका थोड़ी है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट करिए, केवल पहला और दूसरा इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए, मगरेब का अर्थ अरबी में है पश्चिम, और लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, और मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को की आधिकारिक राजधानी क्या है? रबात। जो कैसाब्लैंका है वहाँ का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र है, लेकिन राजधानी नहीं है। अगली जो कैटेगरी है वो है जोड़े मिलाने वाले प्रश्न यानी मैचिंग पेयर्स। 46वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। अफ्रीकी देश और ये हैं उनकी राजधानियाँ। अफ्रीकी देश उनकी राजधानियाँ, केन्या की नैरोबी, इथोपिया की अदिस अबाबा, घाना की अक्रा, अंगोला की लुआंडा। 46,
केन्या की नैरोबी सभी को पता होगी, इथोपिया की अदिस अबाबा, घाना की अक्रा, अंगोला की लुआंडा। ये तो सारे के सारे सुमेलित हैं, तो केवल एक सुमेलित, केवल दो सुमेलित, सभी चारों युग्म सुमेलित हैं। डी है इसका आंसर। 47वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों एक में है नदी और उन पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात। जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात, कांगो नदी पर लिविंगस्टोन जलप्रपात, नील नदी पर ब्लू नील फॉल्स यानी तिस इशात। बिल्कुल, विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर है, लिविंगस्टोन कांगो नदी पर है, ब्लू नील फॉल्स जो है वो नील नदी पर है। ये भी तीनों के तीनों सुमेलित। बी है इसका आंसर। जाम्बेजी नदी पर प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात है। कांगो नदी जब निचले पठार से उतरती है तो लिविंगस्टोन प्रजातियों की श्रृंखला बनाती है। इथोपिया में नील नदी पर स्थित है तिस इसात या ब्लू नील फॉल्स। सभी सुमेलित हैं। 48वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। एक में है खनिज और अफ्रीका के प्रमुख उत्पादक देश। तो प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक दक्षिण अफ्रीका में, कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक अंगोला में। कौन सा सही सुमेलित है इसमें? तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। 1 2 3 डी है इसका आंसर। दक्षिण अफ्रीका जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटिनम उत्पादक देश है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दुनिया के 60% से अधिक कोबाल्ट का उत्पादन करता है जो बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक है। अंगोला और नाइजीरिया, ये वही नाइजीरिया है जो अफ्रीका का सबसे घनी आबादी वाला देश है। अफ्रीका के यह सबसे अधिक आबादी वाला देश, अफ्रीका के शीर्ष तेल उत्पादक हैं ये अंगोला और नाइजीरिया। 49वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। एक युग्म में है अफ्रीका की जनजातियां और उनके निवास स्थान। मसाई बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। बबर तीसरी है जुलू। जुलू दक्षिण अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका यानी केन्या तंजानिया, ये तो ठीक है। बबर उत्तरी अफ्रीका में यानी मोरक्को अल्जीरिया, ये वाला क्षेत्र है सहारा मरुस्थल वाला। जुलू दक्षिण अफ्रीका। ये तीनों के तीनों सही सुमेलित। एक बार फिर से 1 2 3 मैंने इनको करेक्ट ही रखा है क्योंकि याद हो जाए आपको। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदानों में रहते हैं। जो बर्बर वो उत्तरी अफ्रीका के मूल निवासी हैं और सहारा और एटलस पहाड़ों में पाए जाते हैं। जुलू जो है वो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जातीय समूह है। तो सारे के सारे सही हैं। 50वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। भौगोलिक उपनाम और वास्तविक स्थान। अफ्रीका का प्रवेश द्वार मिस्र यानी इजिप्ट है। सफ़ेद शहर अल्जीरियस है, अल्जीरिया की राजधानी। मसालों का द्वीप जंजीबार कहलाता है। बिल्कुल, एक बार फिर से तीनों के तीनों सम्मिलित हैं, याद रखना। जंजीबार मसालों का द्वीप है। सफ़ेद शहर अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। मिस्र है अफ्रीका का प्रवेश द्वार। 1 2 3 डी है इसका आंसर। देखिए, मिस्र को एशिया और यूरोप से निकटता के कारण अफ्रीका का प्रवेश द्वार माना जाता है। अल्जीरियर्स को उसकी सफ़ेद इमारतों के कारण अल्जीरियर्स ला ब्लाश यानी सफ़ेद शहर कहा जाता है। जंजीबार अपनी लौंग और दालचीनी के व्यापार के कारण मसालों का द्वीप कहलाता है। तो ये 50 प्रश्न थे, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में 51 to 100 कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट कवर हो जाएगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। धन्यवाद। भले ही ये सीरीज़ यूपी पीसीएस के नाम से चल रही हो, लेकिन किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न, चाहे वो यूपी का लोअर पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, ठीक है। बीपीएससी आने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके लिए भी।